हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एसएम नॉलेज वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एनीमे के बारे में और ये इंडस्ट्री बूम पे कैसे गई, और इसके अलावा हम समझेंगे कि जापानीज एनिमेटर को कौन कौन से स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। जापानीज लैंग्वेज में एनिमेशन को एनीमे कहा जाता है, और यदि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो जापान में होने वाले एनिमेशन को लोग एनीमे बोलते हैं। सबसे पहला एनीमे सीरीज एस्ट्रो बॉय जो कि 1963 से 1966 तक चला और ये फूजी टीवी पर आया था, जिसको ओसामा तेजुका ने बनाया था। सबसे पहली बार एनीमे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी स्टोरी टेलिंग जैसे जैसे बेहतर होती गई वैसे वैसे ये एडल्ट ऑडियंस को अट्रैक्ट करता गया, और सन 1990s के बाद एनीमे अदर कंट्रीज में बहुत जल्दी फेमस होने लग गया, और देखते ही देखते जापानीज एनीमे इंडस्ट्री 2.93 ट्रिलियन येन की हो गई। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे एनीमे का प्रोडक्शन ही बढ़ता गया, और जैसे जैसे लॉन्ग एनीमे सीरीज जैसे कि वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल ये सब फेमस होते गए, एनीमे रेवेन्यू बढ़ता गया। और तो और विद टाइम एनीमे मूवीज की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे कि 2016 में आई मूवी योर नेम, जिसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे एनीमे मूवी के। इसको माकोतो शिंकाई ने बनाया था, और इसके बाद आई डीमन स्लेयर की मूवी मुगेन ट्रेन, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि 2020 में आई थी कोविड-19 के समय। जैसे जैसे एनीमे की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बहुत से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ये सारे एनीमे दिखाने लग गए हैं। और यही सब देखते हुए सोनी ने क्रंची रोल को $1.2 बिलियन में खरीद लिया 2021 में। 2002 से लेकर 2017 तक एनीमे इंडस्ट्री 2 टाइम्स बढ़ी है, जो कि $19 बिलियन एनुअली था। बट लोगों को सिर्फ एनीमे के बाहर की सुंदरता दिखती है, उन लोगों को ये नहीं मालूम ये बनाने में अंदर कितनी मेहनत लगती है। एनीमे पूरी तरीके से हैंड से बनी हुई ड्राइंग्स पे बेस है, और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल और टैलेंट चाहिए होता है। शिंगो आदाची, जिन्होंने स्वॉर्ड आर्ट एनीमे में काम करा है एज ए एनिमेटर, उन्होंने बताया कि आजकल जापान में एनिमेटर्स की शॉर्टेज चल रही है। जापान में लगभग 200 एनीमे सीरीज बनती है, लेकिन तो भी उन लोगों के पास एनिमेटर्स की कमी है, और स्टूडियोज बहुत बड़ी मात्रा में फ्रीलांसर्स पे डिपेंड होते हैं, जो कि बहुत ही पैशनेट होते हैं एनीमे को लेके। छोटे मोटे स्केचेस बनाने का काम और बिगनिंग लेवल का काम फ्रीलांसर्स करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो बड़ा काम होता है वो एक्सपीरियंस एनिमेटर्स को दिया जाता है। एक एनिमेटर को एक ड्राइंग पे 200 येन मिलते हैं, जो कि $2 से भी कम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हैंड ड्राइंग बनाने में कितना 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन लोग सिर्फ वही देखते हैं। यदि देखा जाए तो एनीमे बहुत ही इन डेप्थ बनता है, उसका बैकग्राउंड, उसमें जो चीज़ें यूज़ हुई है, उसका एनिमेशन, इन सब में बहुत टाइम लगता है, और ये सब बनाने में एक ड्राइंग से भी 4-5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। और यदि एनिमेटर्स द्वारा बनाया गया एनीमे बहुत ही ज़्यादा नाम प्राप्त कर लेगा, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, लेकिन फिर भी उन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती, और एनिमेटर्स से इतना ज़्यादा काम कराया जाता है, कितनी बार तो वो अपने डेस्क पे सो जाते हैं। हेनरी थर्डलॉफ, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं लेकिन जापान में एज ए एनिमेटर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एनिमेशन इंडस्ट्री में काम शुरू करा तो वो 3 से 4 बार हॉस्पिटलाइज हो गए। स्टूडियो मैडहाउस का भी एक केस चला था कि वो 400 से ज़्यादा घंटे एक महीने में काम करवा रहा है एनिमेटर्स से, और इसके अलावा वो 37 डेज कंटिन्यू काम करवा रहा है बिना कोई छुट्टी दिए। 2014 में एक एनिमेटर की डेथ हुई थी जापान में, और इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि उसको 1 महीने में 600 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ा, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसलिए सुसाइड से बचने के लिए स्टूडियोज फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं, जो कि इजीली उनका काम कर देते हैं और कम पैसों में कर देते हैं, और एक फिक्स डेडलाइन पर काम करके पूरा दे देते हैं। जापानीज एनिमेशन क्रिएटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जापानीज एनिमेटर्स की तनख्वाह कुछ ऐसे होती है: 20 से 30 साल के बीच $10,000 मतलब 1.1 मिलियन येन, $19,000 मतलब 2.1 मिलियन येन जब आप 30 से 40 साल के बीच में है, $31,000 3.4 मिलियन येन जब आप 40 से 50 साल के बीच में है। और वही पे यदि देखा जाए तो जापान में पॉवर्टी लाइन 2.2 मिलियन येन के नीचे है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।